नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आज बात करेंगे चुनाव से जुड़ी हर हलचल की। असम, केरलम और पुदुचेरी में कल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। तीनों राज्यों में चुनाव की तैयारी हो चुकी है। चुनावी वादों का शोर थम चुका है और अब बारी है जनता के फैसले की। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की भी, जहां एक और ममता बनर्जी ने नामांकन किया तो दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में भाजपा ने शिकायत की। इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 3 राज्यों में चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए कल होगा मतदान। 4 मई को आएंगे नतीजे। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना। लाइव वेबकास्टिंग, फ्लाइंग स्क्वाड से होगी निगरानी। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक विवादित बयान पर भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग। और ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन, एक बार फिर उठाया एसआईआर का मुद्दा। और चलिए अब जनादेश की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात, जिस तरह से हम बता रहे हैं, बड़ी खबर की 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की। कल असम, पुदुचेरी और केरला में जनता नई सरकार के लिए वोट डालेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी अब इंतजार ईवीएम में बटन के दबने का है। 3 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का काउंटडाउन शुरू हो गया है। असम, पुडुचेरी और केरलम में चुनाव प्रचार पहले ही थम चुका है और अब बारी है जनता के जनादेश की। 9 अप्रैल को जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबसे पहले बात असम की। असम विधानसभा में इस बार 2,50,54,463 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 6,42,314 मतदाता शामिल हैं। चुनाव में 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान एक ही चरण में होगा। 31,490 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। 1,51,132 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। तो निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव की सभी तैयारियां सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और ये उम्मीद करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार और अधिक संख्या में मतदाता घरों से निकलेंगे और अपने मनपसंद राजनीतिक दलों को वोट देकर अपना जनादेश देंगे। इन चुनावों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी फिर से बाजी मारेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा, असम गण परिषद और यूपीपीएल ने गठबंधन किया है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष मैदान में है। लेकिन अब जनता के फैसले की बारी है। असम के बाद अब बात केरलम की। केरलम में ज्यादातर 2 तरफा मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। पिछले 10 साल से केरल की सत्ता संभाल रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के अलावा इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी पूरी ताकत से मैदान में उतर गया है। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चुनाव में 890 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। केरल में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं। पूरे राज्य में 30,471 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा है। 5,000 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 800 से ज्यादा प्रत्याशी दिन रात जो मेहनत कर रहे थे, अब उस परीक्षा की जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है। 9 अप्रैल को मतदान होगा और जिसमें जनता तय करेगी कि कौन प्रत्याशी इस चुनावी समर में जीत हासिल किया। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तमाम जो प्रक्रिया हैं वो पूरी कर ली हैं।
आप देखें कि ईवीएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। पूरे अगर हम केरलम की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। 25,000 से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी रहेंगे। 1.5 लाख के करीब जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे जो इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी मतदान का प्रयोग करने आने वाले लोगों को ना हो। चुनाव आयोग का ये कहना है कि 5,000 से ज़्यादा ऐसे सेंटर हैं जिस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा वीडियो कैमरे, सीसीटीवी, इन तमाम चीज़ों से मतदान की निगरानी की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से केरलम का मतदान संपन्न कराया जा सके। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी 9 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए, कांग्रेस द्रमुक गठबंधन और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के बीच कांटे की टक्कर है। पुडुचेरी में कुल 9.44 लाख मतदाता वोट डालेंगे। 23,000 पहली बार मतदान करने वाले युवा हैं। कुल 366 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के लिए 1099 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। There are 845 polling stations in Puducherry region, so entire including Mahe and Ayanam, so it's going to be 918 polling stations. Out of these 918, 137 locations are considered as a vulnerable polling stations. For these vulnerable polling stations, we have deployed adequate police force, half section of CAPF, and other measures like deployment of micro observer also completed, and 100% webcasting will be there. Then 100% CCTV installation also completed. चुनाव से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टियां अपने बूथ के लिए रवाना हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये ईवीएम्स रवाना हो गई हैं और ये अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ जा रही हैं, जहां पर इन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। और ये तमाम जो लोग हैं स्पेशली तैनात किए गए हैं इस पोलिंग प्रोसेस के लिए। 9 तारीख को पुदुचेरी के तमाम पोलिंग स्टेशंस में 30 सीटों के लिए मतदान होगा। 3 राज्यों में चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बाकी है। वादों का समय निकल चुका है और अब बारी जनता की है। देखना यह है कि इन चुनावों में जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो 3 राज्यों की चुनावी किस्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे अपने मतदान के जरिए। और तीनों राज्यों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद असम से हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं, तिरुवनंतपुरम से नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी तो हमने देख ली, आपकी रिपोर्ट में पूरी तरह से है। जनता कितनी तैयार है तमाम तरह के जो मुद्दे हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें चुनावी बूथों पर खींच कर लाएंगे कल? देखिए, कई सारे फैक्टर हैं जिनके आधार पर जो जनता है वो वोट करेगी। लेकिन सबसे पहले रमा मैं कुछ दृश्यों को दिखा दूं कि यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए। और आप देखें कि केरल की जो संस्कृति है, यहाँ का नृत्य, यहाँ के मार्शल आर्ट और यहाँ के जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में निकले हैं घरों से बाहर और ये बताने के लिए कि कल मतदान है, लोग घरों से निकलें, अपने मत का प्रयोग करें और अपने जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें, क्योंकि एक एक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और चुनाव आयोग ने भी इसके लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो की हैं। कोशिश चुनाव आयोग की यही है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा इस बार बढ़े। तो आप ये देखें कि केरल की अलग अलग संस्कृति की जो झलक है वो आपको इन दृश्यों में दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मैं बता दूँ कई तरह के मुद्दे हैं। सबरीमाला मुद्दा है, लोगों का जो पलायन है, युवा लोगों का पलायन है वो एक मुद्दा है, करप्शन एक मुद्दा है। इसके अलावा उद्योग धंधे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हैं जिसके कारण युवा पलायन कर जाते हैं, वो एक बड़ा इशू है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो लगातार यहाँ पर एनडीए की सरकार है और सरकार के खिलाफ लोगों का कुछ जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। जब हम ग्राउंड पर पहुंचे थे, लोगों से बात करी। इसके साथ साथ ही हमेशा से द्विध्रुवीय व्यवस्था यहाँ पर रहती थी, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में मुकाबला रहता था। लेकिन इस बार एनडीए ने एक त्रिकोण बनाया है और कई सारी केरलम की सीटें हैं जहाँ पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एनडीए का ये कहना है कि वो इस बार
केरलम में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अब देखना है कि 9 अप्रैल को कल ईवीएम में जो उम्मीदवार हैं उनका भविष्य बंद हो जाएगा कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी केरलम की सत्ता पर विजय पताका फहराती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हर एक दल, चाहे यूडीएफ हो, एलडीएफ हो और इसके अलावा एनडीए, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं तमाम वायदों के साथ और लोगों के बीच में इसी उम्मीद और इसी वायदे के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं कि वे लोगों के लिए काम करेंगे, केरलम के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन अब जनता बारीक नज़र रखे हुए है और ये देख रही है कि क्या पिछले 10 सालों से या पिछले 40 सालों से उनके जो मुद्दे थे, उनके जो वायदे थे, क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरा कर पाई या फिर कोई त्रिकोणीय मुकाबले में कोई नई पॉलिटिकल पार्टी है उसको जनता मौका देगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि कल केरलम के लोग घरों से निकलेंगे और मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। विशाल हमारे साथ पुडुचेरी से जुड़े हैं। विशाल, किस तरह से जनता की तैयारी वहां पर, क्योंकि चुनावी मुकाबला भी वहां पर रोमांचक है और उसके साथ ही कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो जीत का मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी मतदान को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा रमा आपने। पुडुचेरी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यूनियन टेरिटरी भी है, तो पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, ये फ्रेंच कॉलोनी रहा है तो फ्रेंच कनेक्शन भी है, यूरोप से लोग भी काफ़ी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए पुडुचेरी को, और जो सी बीचेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वीकेंड्स पर पुडुचेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और यहाँ पर हुक्का बार्स की काफ़ी समस्या है, ड्रग अब्यूज़ का भी एक इशू है और विमेन सिक्योरिटी का भी इशू है। तो ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर पुडुचेरी कल वोट कास्ट करेगा। लेकिन पिछले बार का जो चुनाव है उससे इस बार का चुनाव थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है रमा, क्योंकि पिछली बार तो एनडीए और कांग्रेस अलायंस के बीच में सीधा मुकाबला था और कांग्रेस ने महज 2 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और उसमें सिनेमा का तड़का लगा रहे हैं विजय अपनी पार्टी टीवीके के साथ, और उनकी पार्टी सभी 30 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर टीवीके अच्छा परफॉर्म करती है तो ये सीधे सीधे कांग्रेस का जो अलायंस है, कांग्रेस डीएम के अलायंस, उसको नुकसान होगा और ये एनडीए के फायदे में जाएगा, ये यहाँ के जानकारों का मानना है। लेकिन जहाँ तक बात है लोगों के माइंडसेट की, तो अब इतना हो चुका है कि लोग पहले से मन बना चुके हैं। आप कुछ भी वादे करें, चाहे आप फ्री स्कूटी का वादा करें, चाहे आप फ्री गैस सिलेंडर्स का वादा करें या फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वादा करें, लेकिन लोग चुनाव आते आते मतदान केंद्र पे जाने से पहले अपना मन बना चुके होते हैं कि उनको किसको वोट करना है। कांग्रेस की जो समस्या रही है कि उनमें आपस में इनफाइटिंग रही है, फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा रहा, वो अपने ही लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे, ये उनके अगेंस्ट में जा सकता है। एक बहुत अच्छा मौका कांग्रेस ने छोड़ दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीत हासिल करने के बाद, और वो सोच रहे थे कि उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव के अंदर, लेकिन लगता है कि उनके हाथ से बिकॉज ऑफ इनफाइटिंग विद इन द पार्टी ये मौका भी निकल गया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो फिर से रिपीट परफॉर्मेंस करेगा, वापसी करेगा, और कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी कि डीएमके के साथ मिलकर वो इस लड़ाई को जीत लेंगे, उनके लिए यह सफ़र मुश्किल हो जाएगा और टीवीके की एंट्री के साथ और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रमा, हमारे साथ अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं असम से। अमरेंद्र, किस तरह से वहां पर बयार दिखाई दे रही है, चुनावी बयार, और किस तरह से मतदाताओं का उत्साह, और किस बात को लेकर सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा वहां पर प्रभावी है? देखिए रमा, मैं आपको बता दूं कि आसाम जो है लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर देता आया है जहां पर लोग बढ़ चढ़कर अब लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होते हैं। अगर आप 2016 देखें, 2021 देखें और 2026 देखें तो 2016 में 85% से ज़्यादा वोट प्रतिशत था, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ के घर से निकल के मतदान का उपयोग किया। इसके अलावा 2021 की बात करें तो 2021 में कोविड का दौर था, उस दौर में 82% मतदान हुआ था, और जो निर्वाचन आयोग है वो ऐसी बात कह रहा है कि इस बार भी 80 से 85% ही मतदान का टारगेट निर्वाचन आयोग ने रखा हुआ है, पहली चीज। और मैं इस वक्त जहां पर हूं, मैं आसाम के एक रिमोट जिले माजुली में हूं। दरअसल माजुली जो है दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप पर बना हुआ प्लेस है, जिसकी पहचान न सिर्फ यहाँ के उस नदी द्वीप से होती है, बल्कि यहाँ के जो मुखौटा एक परंपरा है उससे भी इसकी पहचान देश दुनिया में होती है। और यहीं पर
एक ऐसा रिमोट पोलिंग बूथ बनाया है जिसकी बात निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में भी की थी। यहां के जिले के एक रिमोट एरिया में आज सुबह जब पोलिंग पार्टी जा रही थी तो नदी से और सी से पोलिंग पार्टी रवाना हुई है और वहां पर तकरीबन 700-800 जो मतदाता हैं वहां पर कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस रिमोट एरिया में भी निर्वाचन आयोग ने तैयारियां फुल प्रूफ की है। और माजुली की अगर बात करें तो माजुली में भी तकरीबन 200 बूथ बनाए हैं इस छोटी सी जगह पर और वहां पर महिलाओं का भी बूथ है और लगातार लोगों में उत्साह है कल मताधिकार का लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का। यह तो लोकतंत्र के तस्वीर की वो बात जो तैयारियों की बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मुद्दे इन पूरे चुनाव में नजर आए जिसको हमने बहुत करीब से देखा, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मतदान पूरे चुनावी माहौल में जो एक विकास जो है एक बड़ा मुद्दा था, माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा था, इसके अलावा जो एनडीए और बीजेपी ने डेवलपमेंट किया ये मुद्दा के सेंटर में रहा, क्योंकि जो लोग थे उनको विकास चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है उसको लेके, और जिस तरह आसाम में पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट किया उसको लेके, और जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंता विश्व शर्मा ने लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाई है, तो यह भी खासा चर्चा का विषय भी रहा है। और अगर हम बात करें उन माहौल की कि जब अपर आसाम की बात करते हैं या बराक वैली की बात करते हैं या लोअर आसाम की बात करते हैं, तो इस बार जो है सिनेरियो जो है बहुत ज्यादा जो गेनिंग पोजीशन में है वो भारतीय जनता पार्टी। और ये देखने वाली बात होगी अमरेंद्र, बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल अमरेंद्र आपके पास आएंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पश्चिम बंगाल के बारे में भी बता देते हैं जहां पर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो जो हैं अब ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। चुनावी प्रचार में सियासी पारा काफी हाई वहां पर हो गया है और एक तरफ जहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में भाजपा ने शिकायत की है, वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एसआईआर का राग छेड़ दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक विवादित बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के रैना में आयोजित एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी हैं, जिसके बाद भाजपा की ओर से शिशिर बाजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद शिकायत दर्ज की गई। बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का भी आरोप है। शिशिर बाजोरिया ने सीईसी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी का कहना है कि बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि बयान का मकसद राजनीतिक विरोधियों को डराना है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप है, दूसरी तरफ लगातार फटकार के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिन 27,16,393 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें इसी साल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। एसआईआर के तहत ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की मतदाता सूची से करीब 44,000 नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। इस मौके पर ममता ने एक बार फिर से एसआईआर का जिक्र किया। सरकार আমরাই গড়ব, আমাকে আজকেও প্রোগ্রামে যেতে হবে, এখান থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি হয়ে আরামবাগ খানা গোঘাটের ওখানে প্রোগ্রাম আছে, বলাগড় পান্ডুয়ার ওখানে প্রোগ্রাম আছে, দুটো একসাথে, মানে বর্ডারে শ্রীরামপুরেও প্রোগ্রাম আছে। আমি করে ফিরবো, কালকে আবার প্রোগ্রাম আছে, রেগুলার আছে, এখন চলছে, চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, গরমে শরীরে যত্ন নেবেন এবং ঝড় জল বর্ষা সব কিছুই থাকবে, সকলে তার মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। সকলের জন্য অনেক অনেক শুভনন্দন, শুভ কামনা। আমি মনে দুঃখ নিয়ে করছি, কারণ এত নাম বাদ দিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। 32 লক্ষ নাম উঠেছে 1,20,00,000 মধ্যে, সেটাও আমার কোর্টে কেস করার জন্য।
বাদবাকি 58 লাখ খোলাই হয়নি। তার মধ্যে কিছু বাদ হতে পারে যারা ডুপ্লিকেট ভোটার বা মৃত ভোটার, বাদবাকি এমনকি অ্যাডজুডিকেশনে যে 27 লাখ কয়েক হাজার বাকি আছে, 50,000 60,000-এর মতো, তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পরে নাম তুলে কি হবে? তারা তো ভোটটা দিতে পারবে না। সুতরাং এটা তো সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল, যারা অ্যাডজুডিকেশন আছে তারা জেনুইন ভোটার এবং তাদের ভোটটা তোলা উচিত। এটা সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল যে তারা ট্রিব্যুনালে বাদবাকি লোকেরা যাবেন এবং ট্রিব্যুনালে সেটেলড হবে। তাহলে ফ্রোজেন করে দেওয়ার মানেটা কি? এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা এটা নিয়ে আবার যাব, আমার বিচার চাই। भवानीपुर सीट पर ममता को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए इस बार का मुकाबला कांटे का है। ममता बनर्जी बार बार SIR का मुद्दा उठा रही हैं, तो बीजेपी ने कहा कि जिनके नाम गलत तरीके से हटे वे अपील कर सकते हैं। Those who are thinking that their name are wrongly deleted, they may go to tribunal. Tribunal will decide. सियासी वार पलटवार के बीच पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार चुनाव हर हाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। आयोग ने साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के डर, दबाव या अवैध गतिविधियों से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। The meeting started at 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. First हम लोग क्या दिखाया? ये नाउ चिट्ठी है, 9 letters. 9 letters written by the chairperson of the All India Trinamool Congress to the Election Commissioner. No acknowledgement, no reply. We told him, number one, you have ignored all these 9 letters. आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में चुनाव पूरी तरह से भय रहित, हिंसा रहित और प्रलोभन रहित कराए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि ममता बनर्जी और TMC चुनावों से पहले हर दाव आजमा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। अब फैसला जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कोलकाता से हमारे साथ सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, आरोप प्रत्यारोप होते हैं चुनाव में, दावे प्रतिदावे भी होते हैं, लेकिन जब बात धमकी तक पहुंचती है तो किस तरह से वहां की जो सियासी सरगर्मियां हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभिषेक बनर्जी का जो बयान है वो काफी चर्चा में है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग में शिकायत भी किए हैं और चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश भी TMC को दे दिए। रमा जी, देखिए, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और एक FIR दायर हुआ है, वो जलपाईगुड़ी में दायर हुआ है। वहां का जो कैंडिडेट है अनंत देव अधिकारी, उन्होंने जलपाईगुड़ी के कोतवाली थाना में अलग से, मैं ये अलग से एक FIR के बारे में बोल रहा हूँ, तो जलपाईगुड़ी के जो बीजेपी कैंडिडेट है उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी जब वहां पे चुनावी रैली में आए थे तो जो उन्होंने कमेंट पास किए थे वो कमेंट पास डेरोगेटरी है, इसीलिए उन्होंने कोतवाली में एक FIR दर्ज किया है। और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से, राज्य बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग के पास ये हेट स्पीच वाला जो मुद्दा है उसको लेकर एक अलग से कंप्लेंट दर्ज किया गया है और उसको चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। और साथ ही साथ सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ भी बीजेपी ने एक कंप्लेंट दर्ज किया है और वो है CRPF को लेकर। ममता बनर्जी जो लगातार बोल रही है कि उत्तर प्रदेश से CRPF का 200 गाड़ी आ रहा है बंगाल की जनता के ऊपर हमला करने के लिए, उस कमेंट को बीजेपी का कहना है कि ये सरासर एक ऐसा भड़कालू वाली बयान है कि जिससे सेंट्रल फोर्सेस, जिनको चुनाव आयोग ने लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनाने के लिए, भय मुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, उस सेंट्रल फोर्स को आने से पहले ही अगर उनके खिलाफ वोटर्स को इस तरह का मैसेज दिया जाए तो वो सेंट्रल फोर्स के खिलाफ जा सकते हैं और ऐसा कुछ हो सकता है जो होना नहीं चाहिए था। इन सारी बातों को लेकर अलग से बीजेपी ने एक कंप्लेंट दर्ज किया है और इस बार निशाना सीधा ममता बनर्जी के ऊपर है।
सौरभ, आज अगर दीदी का भवानीपुर में रुख देखते हैं तो अलग ही अंदाज में दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से आक्रामक हैं वो संवैधानिक संस्थाओं पर और जिस तरह से लगातार जो है उनकी लड़ाई दिखाई दे रही है, चुनावी सियासी लड़ाई से ज़्यादा जो है चुनाव आयोग से वो लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है इसकी? ये जो बयानबाजी है या जिस तरह से वो टारगेट कर रही हैं संवैधानिक संस्थाओं को, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? रमा जी, देखिए, ममता बनर्जी की अगर आप उनके खुद मुंह की बात को आप सुने तो उनका चिंता का कारण है 27 लाख वोटर्स, जो विवादित नाम है, जिनको जुडिशियल ऑफिसर्स ने जिनको जुडिशियल ऑफिसर्स ने भी आयोग पाया और उनका नाम जो फाइनल लिस्ट सोमवार देर रात को निकला, जहां पे वो नाम नहीं था, 27,16,393। तो ये जो फिगर्स है ये ट्राइब्यूनल में जाएंगे। अब ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो खुद चुनाव आयोग के खिलाफ उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बयां किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को रिक्रूट किया था और उसके साथ उन्होंने जो प्रोसेस दिया, फिर भी ममता बनर्जी कह रही है कि 27,16,000 चुन के एक समुदाय के आदमियों को डिलीट किया गया है। और उसके बाद आज वो कह रही है कि फिर जब चुनाव के पहले चरण से पहले और 2 हफ्ता बाकी है, उनका कहना है कि वो अदालत जाएंगी। और ये कहने की सिर्फ बातें नहीं है, अगर आप दिन भर आज की देखें तो पहले भवानीपुर में एक रैली होता है नामांकन भरने के लिए। बिल्कुल, भवानीपुर का चुनाव है वो भी काफी दिलचस्प हो गया है। सौरभ, नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब फटाफट अंदाज में चुनावी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत विदेशी प्रतिनिधियों का दल भारत दौरे पर है। आज 7 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े 12 विदेशी प्रतिनिधि गुवाहाटी पहुंचे। ये दल मतदान केंद्रों, जिला नियंत्रण कक्ष और मीडिया निगरानी केंद्रों का दौरा करेगा। साथ ही कल वास्तविक मतदान प्रक्रिया का भी निरीक्षण करेगा। विदेशी प्रतिनिधियों के दौरे को वैश्विक स्तर पर चुनावी सहयोग और अनुभव साझा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। असम में कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। सिलचर में पोलिंग टीमें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ रवाना हो गई हैं। ये पोलिंग टीम दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों तक भी पहुंचेंगी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है और हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। पार्टी ने नई सूची जारी करते हुए पहले घोषित प्रत्याशियों की जगह नए नामों का ऐलान किया है। हावड़ा सीट से प्रणव भट्टाचार्य को नया उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नाकाशिपाड़ा, छपरा, मंदिर बाजा और मिनाखा समेत अन्य सीटों पर बदलाव किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए छठी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने राकेश सिंह को कोलकाता पोर्ट से उतारा है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। नतीजे 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच टीवी के प्रमुख विजय ने तिरुनेलवेली में रोड शो किया। विजय तिरुचिरापल्ली ईस्ट और बेरंबूर विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उमड़े। रोड शो के दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया और समर्थन की अपील की। तो तमाम राज्यों में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन सबकी नजरें हैं कल 3 राज्यों में होने वाले मतदान की। उसकी भी पल पल की खबर देंगे, लेकिन जनादेश में फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।